नमस्कार, आपका स्वागत है धम्मपद चैनल में। आज की हमारी इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो अक्सर राजनैतिक संधियों और युद्धों के शोर में कहीं दब जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में तलवारों की खनक आती है और विशाल सेनाओं के टकराव। हाँ, विशाल सेनाओं के टकराव और बड़े बड़े साम्राज्यों के नक्शे उभर आते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय युद्ध के मैदान से दूर महलों के भीतर पनपे एक बेहद खास और मार्मिक रिश्ते के बारे में है। जी। हम बात कर रहे हैं सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना की, जिन्हें कॉर्नेलिया भी कहा जाता है, और मगध के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक विवाह की। और इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए वो है हेलेना द ग्रीक हार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंश। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि ये विवाह केवल कोई नीरस कूटनीतिक समझौता या राज्यों के बीच का सौदा नहीं था। हाँ, कोई व्यापारिक लेन देन नहीं था। जी, ये दरअसल दो महान और प्राचीन संस्कृतियों यानी यूनानी और भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत गहरा भावनात्मक और वैचारिक मिलन था। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। समय है 305 ईसा पूर्व का। अगर हम सब उस दौर के माहौल की कल्पना करें तो उत्तर पश्चिम भारत की धरती, खासकर जो सिंधु नदी के आसपास का इलाका है, वहां एक भयंकर तनाव था। बिल्कुल। एक तरफ सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने निकला उसका महत्वाकांक्षी सेनापति सेल्यूकस था, और दूसरी तरफ भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों ओर से हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक महायुद्ध की तैयारी थी। हाँ, लेकिन इस महायुद्ध का जो अंत हुआ वो इतिहास में अपने आप में बहुत अनोखा है कि इस टकराव का अंत किसी विनाश में नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व शांति संधि में हुआ। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की कहानी आकार लेती है। पराजय के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच जो संधि हुई वो केवल सरहदों के बंटवारे तक सीमित नहीं थी। हाँ, अक्सर तो यही होता है ना कि जो हारता है उसे अपमानजनक शर्तें माननी पड़ती हैं। सही कहा आपने। और चंद्रगुप्त की दूरदृष्टि ने दुश्मनी को एक स्थायी पारिवारिक रिश्ते में बदल दिया। और इसी पृष्ठभूमि में हेलेना का मगध के राजभवन में प्रवेश होता है। हेलेना, जो लोक कथाओं में हेलेन के नाम से भी जानी गई, कि वो मगध के उस विशाल राजभवन में केवल एक हारी हुई सेना के सेनापति की पुत्री बनकर नहीं आई थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें शांति का एक उपहार माना गया था। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना कि एक युवा राजकुमारी जो अपना घर, अपनी यूनानी और फारसी सभ्यता छोड़कर एक बिल्कुल नए देश, अनजान लोगों के बीच आ रही है। उसके मन में क्या चल रहा होगा? हाँ, ये कोई साधारण विदाई तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, हेलेना की पृष्ठभूमि वो स्वयं बहुत विविधता से भरी हुई थी। उनकी माँ एक ईरानी यानी फारसी थी और पिता यूनानी। हाँ, मतलब मैसिडोनियन। हाँ, इसका मतलब है कि वो पहले से ही दो महान सभ्यताओं के संगम का परिणाम थीं। उनका बचपन फारस और बेबीलोन के उन महलों में बीता था जहां विभिन्न संस्कृतियों का आना जाना लगा रहता था। और फिर उनका विवाह एक भारतीय सम्राट से हो गया। जी, इस तरह हेलेना के व्यक्तित्व में 3 विशाल महाद्वीपीय संस्कृतियों का समावेश हो गया था। जब वो पाटलिपुत्र आईं तो वो केवल अपने साथ यूनानी परिधान या आभूषण लेकर नहीं आई थी, बल्कि विचारों की एक पूरी परंपरा लेकर आई थी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई विदेशी शासक या शाही परिवार का व्यक्ति किसी नए देश में जाता है तो वो अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश करता है। बिल्कुल। वो अपनी भाषा या अपने देवताओं को वहां थोपने का प्रयास करता है। लेकिन हेलेना, द ग्रीक हार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर के अनुसार, हेलेना ने भारत में यूनानी भाषा या संस्कृति के प्रचार में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। जी। तो एक विदेशी राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर उन अंशों में बहुत गहराई से दिया गया है। लेखक का मानना है कि हेलेना ने भारत आने के बाद यहाँ की संस्कृति को केवल ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि बहुत गहराई से आत्मसात कर लिया था। गहराई से मतलब इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने। ये जानना हम सब के लिए बेहद ज्ञानवर्धक है कि उस कालखंड में बौद्ध दर्शन का प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा था। हाँ, उस समय मगध तो बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था ही। बिल्कुल। बुद्ध का करुणा,
अहिंसा और अष्टांगिक मार्ग का जो संदेश था, यानी जीवन जीने का एक संतुलित तरीका, वो उस यूनानी राजकुमारी के मन में बहुत गहराई तक उतर गया। ये सच में एक अद्भुत विरोधाभास लगता है। एक तरफ उनका परिवार था जिनका पूरा जीवन युद्ध, विजय और सत्ता के विस्तार में बीता, और दूसरी तरफ बुद्ध का शांति का संदेश जिसने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हाँ, एकदम विपरीत दिशाएं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। स्रोत विस्तार से बताते हैं कि कैसे विवाह के पश्चात वो पूरी तरह से भारत की संस्कृति में रच बस गईं। उन्होंने भारतीयता को इस कदर अपना लिया कि वो यूनानी और भारतीय संस्कृति के संगम की पहली जीवंत मशाल बन गई। उनकी मौजूदगी का असर मौर्य दरबार के दैनिक जीवन पर भी पड़ा। मतलब उन्होंने अपनी यूनानी पहचान को बिल्कुल मिटा दिया? मिटाया नहीं, बल्कि उसे घोल दिया। लेखकों ने उल्लेख किया है कि हेलेना ने अपने छोटे छोटे यूनानी विश्वासों को भारतीय परंपराओं में ऐसे मिला दिया कि उनका कोई अलग वजूद ही नहीं बचा। इसे अगर एक आसान उदाहरण से समझें तो ये वैसा ही है जैसे चीनी को दूध में मिला दिया जाए। बहुत सुंदर उदाहरण है ना? चीनी अपना ठोस रूप छोड़ देती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो पूरे दूध को मीठा कर देती है। बिल्कुल। उसी तरह हेलेना ने मगध की मिट्टी में खुद को पूरी तरह से विलीन कर दिया। ये तुलना उस स्थिति को बहुत सटीक तरीके से दर्शाती है। मगध के उस बौद्धिक और आध्यात्मिक वातावरण में और बुद्ध के उन उपदेशों में वो कशिश थी जिसने उन्हें पूरी तरह से उस माटी का हिस्सा बना दिया। सच में? इस स्रोत का तर्क है कि हेलेना का जीवन ये साबित करता है कि जब दो संस्कृतियां सम्मान और खुलेपन के साथ मिलती हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट नहीं करती, बल्कि एक नया अधिक समृद्ध रूप धारण कर लेती हैं। जी बिल्कुल। अब हम ये हिस्सा कूटनीति और राजमहलों की चकाचौंध से काफी दूर है। ये एक माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में है। राजकुमार बिंदुसार की बात कर रहे हैं आप? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार, जो जन्म के कुछ समय बाद ही मातृसुख से वंचित हो गए थे। इतिहास में वर्णन मिलता है कि उनकी सगी माँ महारानी दुर्धरा का निधन बहुत जल्दी हो गया था। जी। एक छोटे बच्चे के लिए जो भविष्य का सम्राट बनने वाला हो, बिना माँ के बड़ा होना यकीनन बहुत एकाकी और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। एक महिला जिसके पिता ने सिकंदर के साथ आधी दुनिया जीतने के लिए खूनी युद्ध लड़े हों, जो जीवन भर हथियारों के बीच रही हो, हाँ, जो ऐसे कठोर माहौल में पली बड़ी हो, वो मगध के राजमहल में आकर इतनी अहिंसावादी और ममतामयी कैसे हो गई? ये तो सोचने वाली बात है। इस बदलाव का श्रेय लेखक उन्हीं बौद्ध शिक्षाओं और भारतीय संस्कारों को देते हैं जिन्हें हेलेना ने अपने जीवन का आधार बना लिया था। हेलेना ने बिंदुसार को अपनी कोख से जन्म भले ही ना दिया हो, लेकिन उन्होंने उस मातृहीन बालक को जो प्यार दिया, उसे जिस तरह अपने संस्कारों से सींचा, वो इतिहास की एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। जी। उन्होंने एक विमाता होने के बावजूद सगी माँ से बढ़कर वात्सल्य दिया। लेकिन ये केवल एक माँ के प्यार तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि ये केवल वात्सल्य का मामला नहीं था, ये संस्कारों के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी। संस्कारों का हस्तांतरण। हाँ, हेलेना ने बिंदुसार के बाल मन में उन गहरे नैतिक मूल्यों और अहिंसा के बीजों को रोपा जो उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं से ग्रहण किए थे। क्या बात है। और ये सोचना कितना अद्भुत है कि इन्हीं संस्कारों की नींव पर मौर्य साम्राज्य की अगली पीढ़ियों का चरित्र गढ़ा गया। मतलब सम्राट अशोक तक इसका असर गया। बिल्कुल। जब हम भविष्य में महान सम्राट अशोक के धम्म और शांति के मार्ग को देखते हैं तो लेखक ये संभावना जताते हैं कि उस अहिंसा की एक पतली सी धारा कहीं ना कहीं हेलेना द्वारा बिंदुसार को दी गई उन शुरुआती सीखों और लोरियों से भी जुड़ी हो सकती है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, एक विदेशी राजकुमारी की ममता ने अनजाने में ही सही भारत के सबसे महान शांतिवादी सम्राट के पिता का मानसिक और नैतिक चरित्र निर्माण किया। ये पहलू सच में इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि राजमहल के बंद दरवाजों के पीछे पल रहे ये पारिवारिक रिश्ते बाहर की दुनिया में साम्राज्यों की दिशा तय कर रहे थे। जी बिल्कुल तय कर रहे थे। लेकिन हेलेना की कहानी केवल उनके मात्र प्रेम पर आकर नहीं रुकती। हेलेना, द ग्रीक हार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर के कुछ पन्नों में इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों का भी जिक्र है जिन पर अक्सर बहुत बहस होती है। हाँ, इतिहास में हमेशा कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर समझ में नहीं आते। उन्हीं में से एक है बिंदुसार का दक्षिण भारत का विजय अभियान। जी। स्रोत इस बात को उठाता है कि बिंदुसार ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया था, लेकिन सुदूर दक्षिण यानी कलिंग और उसके आगे के कुछ हिस्सों के विजय अभियानों के बीच से वो अचानक वापस लौट आए थे। हाँ, ये एक बड़ा रहस्य है। ऐसा क्यों हुआ
इसका कोई एक स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। और इसके अलावा एक और रहस्य है। तो ये घटनाक्रम आपस में कैसे जुड़े हैं? यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वह यह है कि इन ऐतिहासिक अंशों के लेखक एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि मुख्यधारा के इतिहासकार अक्सर इन घटनाओं को केवल सैन्य रणनीति या रसद की कमी के नजरिए से देखते हैं। रसद खत्म हो गई होगी या सेना थक गई होगी, ऐसा ही माना जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम महल के आंतरिक घटनाक्रमों और हेलेना के प्रभाव की गहराई में जाएं, तो इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं हेलेना के शांत, गहरे और दूरदर्शी व्यक्तित्व की छाया झलकती है। मतलब हेलेना का प्रभाव युद्ध के मैदान तक था। लेखक का ये तर्क है कि बिंदुसार का दक्षिण से वो अचानक लौटना शायद किसी बड़े युद्ध को टालने या लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए हेलेना द्वारा दी गई किसी गहरी नैतिक सलाह का परिणाम हो सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यानी एक माँ की सलाह ने शायद एक पूरे क्षेत्र को युद्ध की विभीषिका से बचा लिया हो। बिल्कुल। हेलेना और बिंदुसार ने मिलकर ये समझा कि किसी भी साम्राज्य को लंबे समय तक केवल तलवार के जोर पर नहीं बांधा जा सकता। सही बात है। कि उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासनिक ज्ञान को केवल मगध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों में उस ज्ञान का प्रसार किया। जी, ताकि प्रशासन सुचारू बन सके। ये सब उस शांत प्रभाव को दर्शाता है जो हेलेना महलों के भीतर से राजनीति पर डाल रही थीं। बिना कोई मुकुट पहने। बिल्कुल, बिना कोई प्रत्यक्ष सत्ता धारण किए, केवल अपनी समझदारी, करुणा और कूटनीतिक दूरदृष्टि से। ये बताता है कि वो मौर्य साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में एक ऐसी धुरी बन गई थी जिसके चारों ओर पूरे परिवार और प्रशासन का ताना बाना बुना जा रहा था। जी, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है कि जब एक शासक के परिवार में शांति, स्थिरता और सही मार्गदर्शन होता है, तभी वो बाहर की दुनिया में एक मजबूत साम्राज्य कायम कर पाता है। एकदम सही। हेलेना ने चंद्रगुप्त और उसके बाद बिंदुसार को वो मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की जिसकी किसी भी युग के शासक को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसी स्थिरता ने मौर्य साम्राज्य को एक ऐसी नींव दी जिस पर आगे चलकर दुनिया का सबसे महान और कल्याणकारी राज्य खड़ा हुआ। इतिहास की किताबों में भले ही हेलेना का नाम मुख्य पन्नों पर न हो, लेकिन हम देख सकते हैं कि उनकी भूमिका एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत धागे की तरह थी, जिसने इस साम्राज्य को बांधे रखा। तो सुनने वालों के लिए इस पूरे गहन विश्लेषण से असल में क्या अर्थ निकलकर सामने आता है? जी, आज की हमारी इस लंबी चर्चा और इन ऐतिहासिक अंशों को अगर हम समेटें, तो हेलेना का जीवन हमें एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर संदेश देता है। बिल्कुल देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संस्कृति किसी भूगोल, किसी खींचे गए नक्शे या किन्हीं सरहदों की मोहताज नहीं होती। जी, एक दूर देश में एक अलग सभ्यता में जन्मी महिला भारत आई और उसने इस देश को केवल एक शासक की पत्नी के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि वो इसके कण कण में, इसकी हवाओं में और इसके दर्शन में पूरी तरह बस गई। सच कहा आपने। जब हम मौर्यकालीन इतिहास की उस विशाल और भव्य इमारत को देखते हैं, तो हेलेना की छवि एक ऐसी नींव की ईंट की तरह उभरती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इमारत का सारा बोझ उसी पर टिका होता है। बिल्कुल। उन्होंने सरहदों को मिटाकर नफरत और युद्ध की उस पुरानी विरासत को पीछे छोड़कर प्रेम, बुद्ध की करुणा और भारतीय संस्कारों की एक नई इबारत लिखी थी। और शायद यही वो बात है जो इतिहास को केवल नीरस तारीखों और संधियों का पुलिंदा होने से बचाती है। जी, ये उसे इंसानी जज्बातों, बदलावों और मानवीय संवेदनाओं की एक जीवंत कहानी बनाती है। इस पूरी चर्चा के अंत में के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा चमकती हुई तलवारों, ऊंचे मुकुटों और खून से सने युद्ध के मैदानों पर ही क्यों होता है? हम हमेशा विजेताओं और उनकी रणनीतियों की ही बात करते हैं। ये तो है। लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन विशाल महलों की चारदीवारी के भीतर की मौन शांति, करुणा और बिना शर्त वाले प्रेम ने कितने बड़े साम्राज्यों के भविष्य को आकार दिया होगा? बहुत गहरी बात है ये। इतिहास के पन्नों में और कितनी ऐसी शांत, करुणा से भरी आवाजें हैं, बिल्कुल हेलेना की तरह, जिन्हें शायद हमने राजनीतिक और सैन्य शोर शराबे के बीच सुनना ही छोड़ दिया है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का हमारा चश्मा बदल सकता है और हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। जी बिल्कुल। इतिहास की इन भारी भरकम किताबों के बीच दबे ऐसे मूक बलिदानों और प्रेम से भरे रिश्तों को खोजना सच में एक बहुत ही शानदार और बौद्धिक यात्रा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।